नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो ज्ञान असली के क्राइम शो पर्दा में। क्योंकि साजिश चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, सच अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है और हर सच के पीछे एक धोखा जरूर होता है। उतरेगा हर रात से मुखौटा जब खुलेगा पर्दा। मैं हूँ आपकी आरजी उन्नति और मेरा नाम है आयुषी। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए आप ही के देश भारत की एक ऐसी क्राइम स्टोरी जिसको सुनने के बाद आपकी भी रूह कांप जाएगी। एक ऐसी क्राइम स्टोरी की तरफ जिसने दुनिया के रिकॉर्ड बुक में अपना नाम बना रखा है, जिसका रिकॉर्ड आज तक कोई भी नहीं हिला पाया। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आए हैं जो 19वीं सदी के भारत के सड़कों पर फैले खौफ की है। कल्पना कीजिए, साल 1819 के आसपास की रातें। ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन विलियम हेनरी सिलेमन को कंपनी ने एक बहुत बड़ी समस्या सौंपी। रिपोर्ट्स आ रही थीं कि दिल्ली से ग्वालियर और ग्वालियर से जबलपुर के रास्ते में मुसाफिर लगातार गायब हो रहे हैं। पूरा काफिला जाता, लेकिन कुछ लोग कभी अपने घर नहीं पहुंच पाते। उनकी लाशें भी गायब, सुराग भी नहीं होता। और उस दौरान उस ऑफिसर के दिमाग में क्या आ रहा होगा? और अगर आप उस जगह होते या उस समय आपको छोड़ दिया जाता तो आप क्या कर रहे होते? उन्नति, ये सुनकर तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इतने सारे लोग गायब हो गए। कोई जानवरों का हमला तो नहीं था ये, या फिर कोई भयानक साजिश? शुरुआत में यही कंफ्यूजन सबको थी, लेकिन सिलेमन की जांच ने एक ऐसा भयानक सच खोला था जिसने सबको हिला दिया, जिसने इतिहास के पन्नों में अपना नाम बनाया और जिसका रिकॉर्ड आज भी कायम है। दोस्तों, ये बात तो आप भी जानते हैं कि भारत में जब अंग्रेज नहीं हुआ करते थे तो उससे पहले होते थे मुगल। मुगल भारत पे राज कर रहे थे और उस मुगल राज के दौरान भारत में कुछ ऐसे कबीले भी थे जो जंगलों में रहा करते थे। और एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जाता है कि उन जंगलों में रहने वाले कबीले के लोग काली माता के बहुत बड़े भक्त थे। वो काली माता की आराधना करते थे और उन कबीले वालों ने मिलकर लगभग 2 मिलियन यानी कि 20 लाख लोगों की जान ली थी। ये रिकॉर्ड 1790 से 1840 के बीच माना जाता है। और इनमें से जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ वो एक ऐसा ठग था जो जब भी जाल बिछाता था तो उसके हर जाल में कोई ना कोई फंस ही जाता था। उसे कहते थे मास्टरमाइंड। नाम था बहराम। आप उसे बेरहम भी कह सकते हैं क्योंकि उसका काम ही कुछ इस तरह से था। उसके पास था एक पीला रुमाल और उस रुमाल में बंधे 2 सिक्के। बस यही उसका वेपन था। उन्नति, उसे ठग बहराम कहने से अच्छा है उसे ठग बेरहम कहा जाए। तो मुझे ये बताओ कि ये सिलसिला आखिर शुरू कब हुआ? बात है 1790 के आसपास की। ठग बहराम पहली बार इस काली अंधेरी दुनिया में आया था। उसके बाद लगातार 50 सालों तक उसने इस अंधेरी, काली, खून से भरी दुनिया पर राज किया, इतिहास में अपना नाम छोड़ा। और तुम तो ये बात जानती ही होगी कि 1790 आते आते भारत में मुगलों का राज खत्म हो चुका था। उनकी जगह पर भारत में अंग्रेजों की एंट्री हो चुकी थी और अंग्रेज आए थी एक लंबे समय के लिए भारत पे राज करने। उस वक्त जब अंग्रेज भारत में आए हुए थे तो वो चाहते थे कि लोगों पर राज करें और लोगों पर राज करने के लिए लोगों की संख्या भी होनी चाहिए। और भाई ठग बहराम वो इंसान था जो धीरे धीरे लोगों को गायब कर रहा था, जिसकी वजह से अंग्रेजी सरकार काफी ज्यादा परेशान हो रही थी कि हम तो यहाँ राज करने आए थे, यहाँ से लोग ही गायब हो गए। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि इसके पर्टिकुलर हिस्से वो कौन कौन से थे? ये सवाल तुमने काफी अच्छा किया। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, अंग्रेजों के दिमाग में भी यही चल रहा था कि लोग गायब तो हो रहे हैं लेकिन वो पूरे देश से नहीं हो रहे, वो एक पर्टिकुलर हिस्से से गायब हो रहे हैं। और वो हिस्से थे मेनली दिल्ली, जबलपुर, हरियाणा, पंजाब और इनके आसपास का जो एरिया था, उस एरिया के स्पेसिफिक जगह से लोग सफर पर निकल रहे थे। चलते चलते गायब हो जाते और पूरी की पूरी टोली कभी कभी सफर से गायब, कभी उस टोली के सिर्फ 2-3 लोग अपने घर तक आते और उनकी लाशें भी नहीं मिट रही थी, ना उनकी कोई खास खबर थी किसी के पास। ओह माय गॉड, बिना किसी सबूत के लोग गायब हो जा रहे थे। आखिर वो लोग होते कौन थे? मतलब स्पेसिफिकली वो कौन थे? ये मेनली हुआ करते थे व्यापारी जो घूम घूम कर अपना व्यापार पूरे भारत में फैलाने की कोशिश कर रहे थे। वही सबसे ज्यादा सफर पर निकल रहे थे और महीनों के लिए सफर पर निकल रहे थे। और उसी दौरान सफर में उन्हें कोई ऐसा मिल रहा था जो उनका दोस्त बनता और दोस्त बनकर उन्हें जान से मार देता। ओह अच्छा, अब क्या हुआ आगे? अंग्रेजों की टेंशन बढ़ती जा रही थी। लोग न सिर्फ गायब हो रहे थे बल्कि बिना किसी सबूत के गायब होते जा रहे थे। अगर कोई ये अनुमान लगाए कि वे मर रहे हैं तो इनकी लाशें कहाँ हैं? लाशें तो कभी मिलती ही नहीं। ना उनकी लाश मिलती, ना लाश का एक बाल भी मिलता। बिना किसी निशान के कहीं गायब हो जाना।
कितनी बड़ी बात है। तो हो सकता है कि कोई जानवर उन्हें ले जाए, कोई जरूरी थोड़ी ना कि इंसान ही लेके गया और मार दिया। बट ये भी तो सोचो, अगर कोई जानवर लेके जाता तो शोर होता, अफरा तफरी मचती, लोग भागते, मदद बुलाते, लाशें मिलती, कपड़े मिलते, खून के निशान या हड्डियां मिलती, कुछ तो ऐसा होता जो पता चलता कि हाँ, यहाँ पर किसी की हत्या की गई है। इतना शातिर और इतनी चालाकी से क्राइम। बिल्कुल। अपने 50 सालों में बहराम ने एक भी सबूत नहीं छोड़ा, और जब वह पकड़ा गया तो उसने कुछ ऐसा बताया जिससे लोगों की रूह तक कांप गई। ऐसा क्या बता दिया उसने? मतलब लोग इतना परेशान हो गए। मुझे बताओ जरा, क्या बताया था? बताऊंगी, पर अभी नहीं। अभी तुम वो सुनो जो इस कहानी के बीच में चल रहा था। जब अंग्रेजी सरकार ने इस केस को सॉल्व करने और लोगों को ढूंढने के लिए एक टीम बनाई थी कि अब तो बहुत हो गया, अब पता करके ही रहेंगे कि ये लोग जा कहाँ रहे हैं, कौन इन्हें गायब कर रहा है और ये कहाँ ऐसे छूमंतर हो जाते हैं, क्यों पता नहीं चलता। तो कमाल की बात ये है कि वो टीम भी गायब हो गई। जो टीम ढूंढने जा रही थी, अब उसी टीम को ढूंढने के लिए एक और टीम भेजी जा रही थी। और कमाल की बात ये है कि अब दूसरी टीम भी गायब होती जा रही थी। यार, ये सब सुनने पे ही मुझे हंसी आ रही है। तुम बताओ कि आगे आखिर हुआ क्या था? अंग्रेजों ने अपनी टीम को ढूंढने और इस केस को सॉल्व करने के लिए अब डिटेक्टिव हायर करना शुरू कर दिए। मुझे नहीं पता, लेकिन अंग्रेजों को डिटेक्टिव से कुछ ज्यादा मोहब्बत है। और कमाल की बात यह है कि जिन डिटेक्टिव को केस सॉल्व करने के लिए लोगों को ढूंढने के लिए बुलाया जा रहा था इंग्लैंड से, वो भी भारत आकर गायब हो चुके थे और उनकी भी निशान पूरी तरह से मिट चुके थे। हैं? ये क्या हो रहा है? मतलब शिकारी खुद शिकार बन जा रहा है। ये तो बड़ी अजीब बात हो रही है। मुझे हंसी आ रही है कि यार, एक ठग इतना माहिर है कि पुलिस को भी धोखा दे जा रहा है। हाँ, यही तो बात है जो ठग बहराम को दुनिया का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड बनाता है और उसे दुनिया का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड का टैग भी दिलाता है। मैंने सुना था बचपन में कि चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई निशान तो छोड़ ही जाता है। यहाँ ये कहावत भी मुझे ऐसा लग रहा है कि झूठ ही पड़ जाएगी। और आगे आगे देखो, तुम्हें अपने बचपन की सारी कहावतें झूठ लगने लगेंगी, क्योंकि ये इतना शातिर, इतना चालाक और इतना मास्टरमाइंड है कि पुलिस भी इस तक नहीं पहुंच पाई 50 सालों के अंदर। अच्छा बताओ यार, मेरी तो क्यूरियोसिटी बढ़ती ही जा रही है। अंग्रेजों का दिमाग अब पूरी तरह से ठनक चुका था। वो यहाँ केस सॉल्व करने के लिए लोग बुलाते, उनके लोग उल्टा यहीं से गायब हो जाते। अब वो सोच रहे थे ये केस सॉल्व होगा तो होगा कैसे। यहाँ हम लोगों पर शासन करने आए थे, लेकिन इसका उल्टा होता जा रहा है। हम लोगों पर अत्याचार करते थे, ये बात तो समझ में आई, लेकिन हमारे लोगों पर अत्याचार हो रहा है। अब ये बात उनके दिमाग में नहीं बैठ रही थी और इसीलिए उन्होंने अब एक बहुत ही शातिर ऑफिसर को, बहुत ही माहिर ऑफिसर को बुलाया जिसका नाम था द विलियम सिलिमन। और अब ये केस गया था उसके हाथों। अब तुम ये मत कह देना कि विलियम भी गायब हो गया। अरे नहीं, ये गायब नहीं हुआ था। तुम आगे सुनो हुआ क्या। अच्छा बताओ फिर। तुम्हें मैं बता दूं कि 1809 में ठग और डकैती के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया गया था। जो लोगों को लूटते थे उन्हें ठग कहा जाता था और पकड़े गए ठगों को अप्रूवर बनाया गया, यानी कि वो गवाही देते थे, बाकियों को पकड़वाते थे। खुफिया नेटवर्क बनाया गया। हेडक्वार्टर जबलपुर में बनाया गया, जिसके ऑफिसर बने विलियम, वही जिनको अंग्रेजों ने बड़ी उम्मीद से बुलाया था भारत में और जो सोचते थे कि ये केस अब कोई और नहीं, वही सॉल्व करेंगे। विलियम अब गांव-गांव जाकर स्थानीय लोगों से पूछताछ करते थे। पता चला कि पिछले कई सालों से ये समस्या यूं ही चली आ रही है। कभी कोई अकेला व्यापारी गायब होता, कभी पूरा परिवार और कभी सैनिक, कभी छोटा काफिला। कोई चीख नहीं आती, कोई लड़ाई नहीं होती, किसी लड़ाई के निशान नहीं दिखते, बस लोग गायब हो जाते। एक चीज थी उस वक्त जो विलियम को बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, और वो ये था कि भारत में उस वक्त हाईवे बहुत ज्यादा कम हुआ करते थे और जो भी रास्ते हुआ करते थे वो जंगलों से घिरे रहते थे। और उन्हीं जंगलों के बीच में वो जो मेन रास्ता था जहां से लोग गायब हो रहे थे, वो था जबलपुर। इसीलिए विलियम ने जानबूझकर इस ठग और चोरी की डिपार्टमेंट को जबलपुर के बीच में रखा और अपने लोगों को तैनात किया कि सड़कों पर घूमो, देखो कि लोग क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या तुमसे बात करते हैं, नहीं करते हैं, और क्या कुछ हो रहा है। तो क्या इतने काम से कोई फायदा हुआ? और अगर लोग इतना कर ही रहे थे तो उनके मन में पहला थॉट क्या आता था? पहले थॉट से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं कि उस वक्त विलियम क्या कर रहे थे। विलियम ने अपने लोगों से कहा था कि सारे के सारे जंगल कटवा दो, क्योंकि उस वक्त जंगल के बीच में ही कोई ऐसा इंसान है जो लोगों को गायब कर रहा है। ना रहेगा जंगल, ना बचेंगे वो लोग। और यही सोचकर
उसने सारे जंगल कटवा दिए। अब क्योंकि जंगल कट चुके थे, सड़कें साफ दिख रही थीं, तो विलियम का निशाना और भी ज्यादा साफ होता जा रहा था। फिलहाल जो जंगल के बीच में रहते थे, अब उनकी परेशानी बढ़ती जा रही थी। और अब बात कर लेते हैं तुम्हारे सवाल की कि क्या फायदा हो रहा था और लोग क्या सोचते थे। ज्यादातर लोगों का मानना था कि कोई तो जंगली जानवर है जो लोगों को खा जाता है या डाकू लूट लेते हैं। लेकिन जब सिलेमैन ने गहराई से देखा तो उन्होंने नोटिस किया कि लोगों को कोई रोकता नहीं है। कोई ठग का पूरा ग्रुप है जो ये काम कर रहा है। ठीक से देखने पर उन्हें ये समझ में आया कि ये कोई रैंडम नहीं, बल्कि बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हत्याएं की जा रही थी। एक ऐसा गुप्त समूह है ठगों का जो लोगों के साथ यानी कि मुसाफिरों के साथ घुल मिल जाते हैं, दोस्त बनते हैं और फिर सही मौके पर हमला कर देते हैं। और ये सब जानते हुए विलियम ने अपने लोगों को आदेश दिया। उन्हें कहा कि अब तुम लोगों को अलग अलग ग्रुपों में बंटना पड़ेगा। कोशिश करो कि इनकी संख्या पता करके लाओ। ये जो ठग हैं इनकी संख्या पता करो। और जब इनकी संख्या निकल कर सामने आई तो विलियम के होश उड़ गए। लगभग 200 से ज्यादा लोग शामिल थे इस ठग के ग्रुप में जो लोगों को लूटने का और मारने का काम कर रहे थे। 200 से ज्यादा? ओके, मतलब वो हमला कर देते थे, पर हमला करने का तरीका क्या था? जब इस केस को और भी बारीकी से देखा जा रहा था और इन 200 लोगों की जानकारी निकाली जा रही थी, तब एक जानकारी सामने आई कि इस ग्रुप का लीडर है जिसका नाम है बहराम, जो इसको लीड कर रहा है। और जब बहराम की जानकारी निकाली जा रही थी तब पता चला कि इसका जन्म जबलपुर में ही हुआ था और बाद में ये ठगों का बादशाह प्लस मास्टरमाइंड बना। उसे सबसे ज्यादा अपने रुमाल से प्यार था क्योंकि वो रुमाल उसके लिए उसका स्पेशल हथियार था, उसका खास हथियार जिससे वो लोगों की जान ले रहा था। और उस रुमाल से ही उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। रुमाल? मतलब ये तो बहुत ज्यादा अजीब है कि आज तक मैंने इतने केस देखे हैं, लोग चाकू, जहर, एसिड, न जाने क्या क्या यूज करते हैं, और ये रुमाल, मतलब रुमाल का ये तो मैंने पहली बार सुना। इतना छोटा सा रुमाल कैसे किसी को मार सकता है? मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा है। क्या तुम झूठ बोल रही हो? यही तो बात है जो उसे सभी क्रिमिनल से सबसे अलग बनाता है। वो अपने पीले रुमाल से लोगों की जान ले रहा था। उसका पीला रुमाल उसका सबसे बड़ा हथियार था। पीला रुमाल जिसमें एक सिक्का बंधा था और उस सिक्के से ही वो लोगों की जान लेता। इतने कस के, इतने सफाई से लोगों के गले में पीछे से वो रुमाल डालता और झटके से खींच देता कि इंसान की झटके से जान चली जाती और एक चीख भी बाहर नहीं आ पाती। ये तरीका इतना परफेक्ट था कि लोगों को पता भी नहीं चलता था कि उनका साथी कोई गायब हुआ है। ओ माय गॉड! लेकिन लाश क्यों नहीं मिलती थी इन सब की? क्योंकि बहराम जैसे ही किसी की जान लेता तो उसके साथ आए उसके साथी उसके इशारों पर तैनात रहते थे। गैंग तुरंत ही पीछे से लाश उठा ले जाती, उसे कहीं दफना देती, कहीं फेंक देती या उसे कहीं पर छुपा देती। लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके ग्रुप से कोई मेंबर गायब हो गया है और इसी वजह से कोई सबूत भी नहीं हाथ लगता था। यानी कि ये बहराम बहुत ज्यादा शातिर था। अब जरा इस असली किरदार के बारे में मुझे तुम बताओ कि आखिर ये था कौन? बहराम, उसका जन्म करीब 1765 के आसपास हुआ था। जब वो 16 से 17 साल का था तब वो एकदम नॉर्मल था, बिल्कुल हमारे जैसे। न किसी का कत्ल करना, न किसी को मारना, न चोरी, न डकैती, न लूटमार। लेकिन जब वो 17 साल के बाद एक ऐसे इंसान से मिला जिसने उसे इस खूनी, इस अंधेरी दुनिया को दिखाया, पहली बार पीले रुमाल से उसकी जान पहचान कराई। और मैं तुम्हें बता दूं, ये वो इंसान था जिसने इस पेशे में पहले भी बहुत बार काम किया था। मतलब ये जितना काम था, ये जो उसका पेशा था, ये पहले से ही चला आ रहा था। बिल्कुल, तुमने सही कहा। इसे वे अपना धर्म मानते थे और हत्या को बलि का नाम देते थे। धर्म, बलि? अच्छा ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन आगे क्या हुआ था ये बताओ। वो ठगों का जमादार यानी कि लीडर बना। लगभग 40 से 50 साल तक उसने अपना धंधा चलाया। कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उस दौर में जब ठग बहराम काम कर रहा था, उसके साथ एक और ठग था जिसका नाम था सईद अमीर अली, जिसको लोग फिरंगा भी कहा करते थे क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल फिरंगियों की तरह थी और इसीलिए उसको भारतीय लोग फिरंगा कहा करते थे। और वही था जो ठग बहराम का गुरु था, जिसने उसे लोगों को मारना, लोगों को लूटना सिखाया था। बट कहते हैं कि फिरंगे के अंदर लोगों को मारने का हुनर नहीं था, वो बस लोगों को लूटना जानता था। मारने का हुनर सिर्फ बहराम के अंदर था। क्या उनके साथ कोई और भी था? हाँ, कुछ लोग मानते हैं कि उनके साथ एक लड़की भी काम करती थी, पर इस बात का कोई पुख्ता सबूत आगे नहीं पता चलता है। क्यों? क्योंकि कहते हैं उसने बीच में ही इस ग्रुप को छोड़ दिया था
उसे समझ आ गया था कि इस ग्रुप में कुछ भी नहीं रखा है और ये सिर्फ लोगों को मारते हैं। जब तक लोगों की चोरी डकैती कर रहे थे तब तक तो उसे मजा आ रहा था, बट क्योंकि उसने ग्रुप बीच में ही छोड़ दिया तो डॉक्यूमेंट्स में उसका नाम कहीं भी दर्ज नहीं किया गया। अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ? मतलब वो पकड़ा गया था या फिर अभी भी खुला घूम रहा है? विलियम ने जब इतनी सारी जानकारी निकाली तब उसे समझ में आ गया था कि अगर इसको पकड़ना है तो व्यापारियों के बीच में ही जाना होगा। और विलियम ने अपने लोगों से कहा कि तुम भी अब भेष बदलो और इन व्यापारियों के टीम में शामिल हो जाओ। पहले लोगों से कहा गया था कि किसी से भी बात नहीं करना है, क्योंकि जब इस तरह से लोगों की हत्याएं बढ़ती जा रही थी, लोग गायब होते जा रहे थे, तो लोगों के बीच में एक अवेयरनेस आ चुकी थी कि सड़क पर मिलने वाला हर आदमी एक ठग हो सकता है, जिसके कारण लोग अब बात नहीं करते थे। बट तुम्हें पता है भारत के लोग बड़े प्यारे होते हैं, किसी से भी बात कर लेते हैं। अगर आप उनसे 2 बार अच्छे से बात करो या पूछने की कोशिश करो तो वो बता देते हैं। यही हो भी रहा था। विलियम के लोग अपना भेष बदल रहे थे, लोगों के ग्रुप में शामिल हो रहे थे और महीनों महीनों वो उनके साथ चल रहे थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि भेष बदले उन सैनिकों के साथ कभी कुछ भी नहीं हुआ, उनके हाथों कुछ भी नहीं लगा, उन्हें कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन फाइनली उन सैनिकों की और उस ऑफिसर की मेहनत सफल हुई और उनके हाथ लगा फिरंगा। फिरंगा? अच्छा, तो उसने बताया क्या कि क्या हुआ था? उसकी काफी अच्छे से सेवा पानी दी गई। तब जाकर उसने अपना मुंह खोला और बताया कि वो क्या करता है, कैसे करता है। उसने बताया कि वो बहराम के साथ कम से कम 40 से 50 सालों से काम कर रहा है। वो लोग पहले रास्ते से गुजर रहे ग्रुप में जाते हैं, उनका भरोसा जीतते हैं। उसके बाद बहराम अपने साथ एक हुक्का लेकर जरूर जाता है। जैसे ही वो अपना हुक्का लेकर लोगों के पास बैठता है, और उसका एक नियम था, वो हमेशा व्यापारियों के ही एक मेंबर से कहा करता था कि मेरा हुक्का बनाओ, और ये इशारा होता था टीम मेंबर्स के लिए कि अब इन लोगों का खेल खत्म करना है। 2-3 ठग तुरंत ही उस हुक्के को सिग्नल मानकर लोगों के पीछे बैठ जाया करते थे, और जैसे ही वो हुक्का आता था, पहली गश्त ली जाती थी, उसके बाद ही बहराम अपना पीला रुमाल निकालता, गले में लपेट कर जोर से खींचता, 20 से 40 सेकंड के अंदर ही अपने शिकार की सांसों को बंद कर देता। अच्छा, फिर वो आगे क्या करता था? लोगों को मारने के बाद ठग बहराम के वो लोग उन लाशों को उठा ले जाते, कहीं खेत में, कभी जंगलों में दफना देते, और कहते हैं कि जहां पर ठग बहराम उन लोगों को दफनाता था उसी के ऊपर बैठकर वो प्रसाद खाता। प्रसाद? हाँ, प्रसाद। वो मानते थे ये मौत नहीं है, ये काली माँ को दी गई एक बलि है, और वो प्रसाद वो एंजॉय करते थे, जिसमें मेनली गुड़ हुआ करता था। और अगर आसपास से कोई इंसान गुजर रहा है तो उसे भी ये प्रसाद बांटा जाता था, और कहते थे कि जो इंसान इस प्रसाद को ग्रहण करता था वो भी उस ठग बहराम की टीम में शामिल हो जाता था। अनबिलीवेबल यार, मतलब कोई इतना पागल कैसे हो सकता है? क्या पता, लोगों की अपनी अपनी सोच। आज भी तो अंधविश्वास की हजारों कहानियां भारत में नजर आती हैं। तुम्हें नहीं लगता कि अंधविश्वास का कभी कभी अंत ही नहीं होता? देखो, ये विश्वास की एक कड़ी है जो एक बार जुड़ जाए तो फिर जुड़ती ही रहती है। छोड़, लेकिन आगे क्या हुआ था ये बता। आगे जब फिरंगा ने सारी बातें बता दी तो होना वही था जो तुम सोच रही हो। 1839 के आसपास बहराम को पहली बार पकड़ लिया गया था। बहराम की शक्ल, जो दिखने में एकदम राजकुमार जैसी थी, उसकी हरकतें उतनी ही उल्टी। ट्रायल में उसने खुद कन्फेस किया कि अपने हाथों से करीब 125 कत्ल किए हैं, लेकिन अगर आप कुल गिनोगे तो 931 यानी कि 931 लोगों को उसने अपनी पूरी जिंदगी में मारा है। प्लस उसने जज के सामने ये भी कहा कि 931 तो मैंने गिने हैं, 1000 के ऊपर होते ही मैंने गिनती करना ही बंद कर दिया था। 40 से 50 साल बाद भी इसे कोई नहीं पकड़ पाया, तो ये कैसे संभव था? क्योंकि बहराम बेहद शातिर था। वो कभी भी किसी को अपना संदेह होने ही नहीं देता था। ट्रायल के दौरान जज ने भी जब उससे पूछा था तो भी उसने यही कहा था कि सबूत किसी के हाथ नहीं लगता, क्योंकि वो लोग उस लाश को तुरंत दफना दिया करते। उसके लोग इतने सफाई से काम करते थे कि कोई निशान छूटता ही नहीं था। लोग मारे तो जाते थे, बट उनके साथ चल रहे लोगों को कभी ये पता ही नहीं चलता था कि उनकी टीम से कोई गायब हुआ है, और वो गायब करने वाला इंसान कौन है। और जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि 931 तो उसने खुद गिने थे। 1000 होने के बाद उसने गिनना भी बंद कर दिया कि उसने कितने लोगों को मारा था। मतलब इतना कैजुअली, और जज से बात कर रहा है ये? हाँ, ठगों के लिए कत्ल नहीं बल्कि बलि माना जाता था। काली माता की पूजा की बलि। हर हत्या को वो एक बलि मानते थे। उनका रुमाल पवित्र होता था, अक्सर उसमें एक छोटा सा सिक्का जो उसके वजन को मेंटेन करता था।
ताकि जब गला किसी का दबाया जाए तो वो बहुत सटीक और बहुत ठीक तरीके से हो और उसका असर तुरंत दिखे। और एक सीन, आयशा तुम्हें पता है इस पूरे केस में जो सबसे इमोशनल पार्ट है वो कौन सा है? कौन सा? एक सीन है जब मैंने पढ़ा था और मेरी आंखों के सामने जब वो आया था तो मेरी आंखें भी नम हो गई थी। एक परिवार वाला काफिला, माँ बाप, छोटे बच्चे, ठग उनके साथ घुल चुके थे। एक रात जब बच्चे सो गए, माँ ने पूछा कल सुबह कब निकलेंगे। अगली सुबह परिवार अधूरा रह गया। इतना खौफ फैल गया था कि इस पूरे रूट की यात्रा उसके बाद ऑलमोस्ट बंद कर दी गई थी। व्यापार ठप पड़ चुके थे। दिल्ली, ग्वालियर, जबलपुर का इलाका दहशत में जीने लगा था और वो परिवार जो सुबह निकलने की कोशिश में था, सोच रहा था कि आज रात आराम करके ये जो नए दोस्त मिले हैं इनके साथ अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे, वो परिवार हमेशा के लिए सो गया। और अभी तुमने बताया कि इनके गैंग में बहुत सारे लोग थे, तो जाहिर सी बात है इनका कोई सीक्रेट भाषा या कोई कोड जरूर रहा होगा। उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। उनकी भाषा का नाम था रामसी। इसमें कोड वर्ड्स थे। फासना मतलब मारना, ठगना मतलब धोखा देना। सुलेमान ने बाद में इसकी पूरी डिक्शनरी भी तैयार की थी। इसके बाद मुझे लगता है कि ठगी का सिलसिला तो बिल्कुल खत्म हो गया होगा। हाँ, और इसी के बाद सुलेमान को एक टाइटल भी मिला और वो टाइटल था ठग सुलेमान। उन्नति, ये पूरी कहानी सुनकर आखिर क्या लग रहा है? बहुत डिस्टर्बिंग और सोचने वाली। एक इंसान 40 साल तक किसी का भरोसा जीतता है और उस भरोसे को जीतने के बाद लोगों का कत्ल करता है। और ये भी है कि वो अंधविश्वास में करता है। उसे सिखाया जाता है कि ये तो तुम हत्याएं नहीं बलि दे रहे हो, ये एक पुण्य का काम कर रहे हो। और 931 जैसे मर्डर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा मर्डर वाले मर्डरर का एक नाम है। बिल्कुल सही कहा तुमने। गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज भी ये नाम दर्ज है और आज भी इस नंबर को कोई नहीं तोड़ पाया। ठग बहराम, जिसने 931 लोगों की जान ली और अपना एक रिकॉर्ड बनाया। लोग आज भी इस रिकॉर्ड के आसपास नहीं होते। यूँ तो आपके आसपास कई सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। आपने कई सारे केसेस सुने होंगे जो सीरियल किलर्स के हैं, बट ठग बहराम जैसा कोई नहीं। फिलहाल तुम बताओ आयुषी, अंधविश्वास को लेकर तुम्हारा क्या कहना है? क्योंकि आज भी ऐसी बहुत सारे केसेस मुझे देखने को मिलते हैं जहाँ पर अंधविश्वास सबसे ज्यादा नजर आता है। देखो, अंधविश्वास जो है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये एक कड़ी है और जुड़ती ही चली जाती है, लेकिन अगर किसी ने इसको ब्रेक नहीं किया तो शायद नेक्स्ट ठग बहराम भी जन्म ले सकता है। और तुम्हें पता है, मेरे पास कुछ ऐसी कहानियां हैं जिसमें एक माता पिता ने अपनी 2 बच्चियों की बलि चढ़ा दी और उम्मीद किया कि वो बच्चियां सुबह जिंदा हो जाएंगी। सगी बच्ची थी वो? हाँ। कोई कैसे कर सकता है? और कमाल की बात ये है कि वो मैथ और केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। हैं, मतलब इतने एजुकेटेड उसके बाद भी। बिल्कुल, और यही बात तो सुन के अजीब लगती है ना कि हमारे आसपास बहुत पढ़े लिखे लोग भी अंधविश्वास का शिकार हो सकते हैं। वो भी मान सकते हैं कि अगर हम किसी की बलि दे देंगे तो हो सकता है भगवान हमसे खुश हो जाए, हो सकता है वो अगले दिन जिंदा हो जाए। एक ऐसा ही और कपल है जिसने खुद की बलि चढ़ा दी महादेव को खुश करने के लिए। महादेव को? ये तो मुझे लग रहा है कि अंधविश्वास धीरे धीरे एक बहुत ही बड़ी क्राइम का रूप ले लेगा, क्योंकि अगर इन्होंने खुद की बलि चढ़ाई तो चढ़ाई, लेकिन दूसरों को भी ये मार सकते हैं जिसे ठग बहराम ने मारा। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अपनी अगली पर्दा की कहानी गुजरात के राजकोट से ही होने वाली है। तो ठीक है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा इंतजार है कि अगली कहानी क्या होने वाली है। जल्दी लाना प्लीज। फिलहाल के लिए आप रखिए अपना ख्याल। आप भी एक्साइटेड हैं तो जरूर बताइएगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान 89.6 FM। ये है